हेलो दोस्तों। तो आइए एक ऐसा टॉपिक जो सत्ता की साझेदारी, एक ऐसा टॉपिक जो पावर शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से एक देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है, किस तरीके से एक देश की विविधता को संजोए रखने का प्रयास किया जाता है। तो इसी क्रम में ये टॉपिक उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे। तो अगर इस देश के वो जिम्मेदार नागरिक हैं तो उनके लिए जानना आवश्यक है और उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि वो मताधिकार के अधिकार उनको मिले हुए हैं और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो उन्हें जानना चाहिए कि किस तरीके से उनकी सरकार का संचालन होता है और किस तरीके से उनकी जिम्मेदारी है कि इसको समझे। तो इसके साथ ही उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि अपने बोर्ड के एग्ज़ाम जो लिखने हैं उनके लिए तो और महत्वपूर्ण है, उन्हें देखना ही चाहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सत्ता की साझेदारी और देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका रही है और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं। तो देखते हैं, लोकतंत्र लोकतंत्र क्या है? जिसमें मताधिकार का अधिकार हो, जिसमें विधि का शासन हो, जिसमें सीमित सरकार हो, जिसमें संविधानवाद हो, उसे ही तो लोकतंत्र बोलते हैं। और ऐसे में सीमित शासन कैसे होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के थ्रू ही तो सीमित शासन होता है। सीमित शासन, सीमित शासन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। संविधानवाद के माध्यम से सीमित शासन का संचालन किया जाता है। तो लोकतंत्र में विधायिका जो विधि बनाती है और कार्यपालिका जो विधि का संचालन करती है और न्यायपालिका जो विधि तर्कसंगत है नहीं है, विधि उचित है नहीं है, कहाँ तक विधि किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन नहीं कर रही है। यदि हनन कर रही है तो वो विधि वहाँ तक निगलेक्ट कर दी जाएगी जहाँ तक वो विधि किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन करती है। तो आइए देखते हैं कि लोकतंत्र को किस तरीके से संचालित किया जाता है भारत में और दुनिया के अन्य देशों में। तो देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे में ही हमारा टॉपिक होगा बेल्जियम और श्रीलंका। किस तरीके से बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटी को संजोए रखने का प्रयास किया, संतुलित करने का प्रयास किया, अपने समुदाय के बीच भाषाओं की विविधता को संजोए रखने का प्रयास किया। और देखेंगे कि श्रीलंका इस मामले में किस तरीके से फेल हो गया और बेल्जियम ने किस तरीके से समझदारी दिखाई और किस तरीके से आगे बढ़ा। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और खलील की उलझन क्या है, सत्ता की साझेदारी के रूप क्या हैं, ये सारे हम अगली स्लाइड में देखते हैं और पढ़ते हैं, सीखते हैं कुछ आवश्यक बातें जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बेल्जियम बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो यूरोप का देश है तो बिल्कुल छोटा सा, हरियाणा जितना है, लेकिन हरियाणा की आबादी की का आधा ही इसकी आबादी है। तो इसको कह सकते हैं बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग इसकी बाउंड्री है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, ठीक है, यानी हरियाणा की आबादी की करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट जो है, जातीय बनावट यानी विविधता, विभिन्न भाषाओं के लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनके मध्य किस तरीके से शासन का संचालन किया जाता है, कैसे सामंजस्य और संतुलन स्थापित किया जाता है, इन सारी बातों को देखने का प्रयास करेंगे। देश की कुल आबादी 59% फ्लेमिश बोलती है, जो उत्तरी भाग में रहती है बेल्जियम के, ठीक है, और जो डच बोलता है, डच भाषा बोलता है। और क्या 40% लोग जो साउथ वाले पार्ट में रहते हैं उन्हें बोलते हैं, वो वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं, और जो भाषा क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा। 1% जो जर्मन बोलते हैं वो माइनॉरिटी में है बेल्जियम में। और अगर राजधानी की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। बाकी वहाँ पे फ्लेमिश समुदाय यानी डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो है वो 20% के आसपास है। यानी राजधानी में फ्लेमिश समुदाय माइनॉरिटी में है और बाकी जगहों पे मेजॉरिटी में है। इसी का अपोजिट फ्रेंच समुदाय के साथ है। तो देखते हैं अगली स्लाइड में कि किस तरीके से इनकी जातीय बनावट है। बेल्जियम का डेमोग्राफिक डिवीजन देखते हैं।
किस तरीके से बटा हुआ है। बेल्जियम का ये मैप है और मैप में ये नॉर्थ वाला पार्ट होता है, ये साउथ वाला पार्ट होता है और ये वेस्ट वाला पार्ट होता है, इसके साथ ही ईस्ट वाला पार्ट ये होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि किस तरीके से बेल्जियम की बाउंड्री किसी अन्य देशों से लगती है। तो नीदरलैंड से इसकी बाउंड्री लगती है कहाँ पे, नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में कौन सा देश है, जर्मनी, और इसके साथ ही साउथ ईस्ट में कौन सा है, लग्जमबर्ग, इसके साथ फ्रांस एक ऐसा देश है जो वेस्टर्न पार्ट में बेल्जियम से बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि फ्लेमिश रीजन जिसे बोलते हैं वो नॉर्थ वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश, और जो साउथ वाले पार्ट को बोलते हैं वेलेनिया। ठीक, फ्लेमिश जो रीजन है वहाँ पे डच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसे फ्लेमिश समुदाय बोलते हैं। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो हैं 40% के आसपास वो वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं, 40% के आसपास, और 59% लोग जो हैं उत्तरी पार्ट में रहते हैं। तो और 1% लोग जो हैं फ्रांस, वो 1% लोग वो जर्मन भाषा बोलते हैं, ना के बराबर। ठीक है, तो ऐसे में इन 3 भाषाओं के लोग और 3 समुदायों के लोग इस छोटे से राज्य जो हरियाणा से बिल्कुल आधी आबादी रखता है, किस तरीके से इस देश के शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, यह चुनौती किस तरीके से आगे बढ़ती है और किस तरीके से बेल्जियम इसका समाधान ढूंढता है, ये देखने का प्रयास करेंगे। और देखते हैं अगली स्लाइड में कि बेल्जियम क्या करता है, कौन सी समझदारी दिखाता है। 1950 से 60 का टाइम आता है जब फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों के बीच टकराव देखा जाता है, और ये टकराव दोनों समुदायों के मध्य ब्रसेल्स में देखा जाता है। ब्रसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम, ठीक, एक यह एक विशेष तरह की समस्या थी कि डच बोलने वाले जो लोग थे, संख्या बल के हिसाब से तो वो ज़्यादा थे, फ्लेमिश समुदाय संख्या बल के हिसाब से ज़्यादा था, लेकिन फ्लेमिश समुदाय के जो लोग थे वो गरीब थे और बहुसंख्यक थे। फ्लेमिश समुदाय के लोग, फ्लेमिश बहुसंख्यक लोग थे और ये गरीब लोग थे। रहना तो इन्हें अमीर चाहिए क्योंकि ये मेजॉरिटी में थे, लेकिन ये गरीब लोग थे। और जो दूसरा समुदाय था फ्रेंच भाषा बोलने वाला जो वेलेनिया क्षेत्र में रहता था, वो अल्पसंख्यक थे, अल्प, लेकिन ये लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे, यानी अमीर। इनका राजनीति के क्षेत्र में भी अधिकार ज़्यादा थे, आर्थिक रूप से ये संपन्न लोग थे। और ऐसे में संघर्ष जो शुरू हुआ वो ब्रसेल्स में शुरू हुआ, फ्लेमिश समुदाय और फ्रेंच समुदाय के बीच में। तो देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इसको सॉल्व किया। बेल्जियम ने जो समझदारी दिखाई, उन्होंने क्या किया, केंद्रीय सरकार का गठन किया और उसमें फ्रेंच और डच बोलने वाले समुदायों के बीच की जो भागीदारी थी, जो प्रतिनिधित्व था, उनको समान रखा, मंत्रियों की संख्या समान रहेगी ऐसा प्रावधान किया। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दिया गया, यानी राज्य सरकारों को प्राथमिकता दे दी गई और केंद्र सरकार सेकेंडरी हो गई। यानी राज्य सरकारों के महत्व को स्वीकार किया गया और उनकी स्वायत्तता का सम्मान किया गया, उन्हें मैक्सिमम अधिकार दिए गए और उन्होंने शासन व्यवस्था का संचालन करना शुरू किया। और ब्रसेल्स में क्या है, ब्रसेल्स में अलग सरकार है और इनमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो विविधता में एकता के सिद्धांत का जो विचार था बेल्जियम ने अपनाया और बहुभाषावाद के सिद्धांत को अपनाया,
और अनेक भाषाओं का सम्मान करते हुए अपने देश का संचालन किया और इसमें वो सफल रहा। इस तरीके से एक सफल मॉडल हमारे सामने था जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो देखते हैं कि किस तरीके से एक अन्य विकल्प जो था बेल्जियम ने अपनाया और एक नया विचार था सामुदायिक सरकार का गठन। सामुदायिक सरकार में क्या होता है कि मान लीजिए किसी धर्म विशेष के लोग हैं जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, डजंट मैटर, लेकिन उनको समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, उन्हें शासन में भागीदारी दी जाएगी। ऐसे में भाषा, कई लोगों की भाषा अलग हो सकती है, और भाषा के साथ साथ क्या हो सकता है, वर्ग भी अलग हो सकता है, गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, एक संसद के समान एक संसद बनाई और इसमें सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया। जिससे टकराव कम हो जाए। ठीक है, टकराव को कम करने के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया, संसद का गठन किया, धर्म, भाषा और वर्ग में विभाजित जो लोग थे उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए बेल्जियम ने एक सफल मॉडल की पहचान दी। ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं कि श्रीलंका के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्रीलंका के सामने ये चुनौती दिनों दिन बढ़ती गई और इस तरीके से उसने अपनी विविधता में सामंजस्य और संतुलन स्थापित नहीं कर पाया और एक विफल मॉडल की परिकल्पना की। सन 1948 जब भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 के साथ ही श्रीलंका भी आज़ाद 1948 में हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना जहाँ पे क्या थे, सिंहली समुदाय के लोग थे और तमिल समुदाय के लोग, दो लोग थे। जो तमिल समुदाय के लोग थे वो श्रीलंका के नॉर्थ वाले पार्ट में रहते थे, तमिल, और जो सिंहली समुदाय के लोग थे, ये पीले कलर में दिखाया गया है, ये बाई मेजॉरिटी सिंहली समुदाय श्रीलंका में ज़्यादा थे और तमिलों पे ऐसे में अत्याचार हुआ। ठीक है, तो हुआ क्या, सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम रही और बहुसंख्यक परिस्थिति के आधार पर अपने शासन का संचालन किया। यानी जो सरकार बनाई, जो इन्होंने चुनाव कराए, उसमें सिंहली समुदाय के बहुमत को स्पष्ट किया और सिंहली समुदाय के बहुमत को देखते हुए उनके हितों की सुरक्षा की और दरकिनार कर दिया किसको, तमिल समुदाय को। ऐसे में दरकिनार कर दिया तो संघर्ष होना ही था, संघर्ष आगे बढ़ा और 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग उठने लगी, जिसका नेतृत्व लिट्टे कर रहे थे। लिट्टे का मतलब था कि वो चाहते थे कि तमिलों के लिए एक अलग देश बने, एक अलग उनके लिए व्यवस्थाएं बने, शिक्षा के अधिकार उनके लिए अलग तरीके से बनाए जाएं और श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल जो थी, तमिल को राजभाषा बनाने का प्रयास किया और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने का हर संभव प्रयास किया और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग के लिए संघर्ष किया। ठीक है, ये सब मांगे पूरी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए एक तमिल इलम की मांग कर रहे थे, एक अलग देश की मांग कर रहे थे लिट्टे समुदाय के लोग। अब महत्वपूर्ण क्या है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं। 1948 का टाइम आता है और श्रीलंका स्वतंत्र होता है, किससे, उपनिवेशवादी सरकार से। और 1956 में सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया और जैसे ही सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला, तमिल समुदाय के लोगों के लिए सहने के लायक नहीं था। उन्होंने विरोध करने शुरू कर दिए और तमिल को राजभाषा बनाने का आंदोलन छेड़ दिया और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के और शिक्षा में और रोजगार में समान अवसरों की मांग के लिए आंदोलन किया। ठीक है, 1972 में एक नया संविधान और बौद्ध धर्म को विशेष स्थान दिया गया। 1980 का दशक श्रीलंका में गृह युद्ध का आरंभ हुआ। लिट्टे गृह युद्ध उसको बोलते हैं जिसमें एक ही देश में
अलग अलग समुदाय के लोग आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, जैसे कि यहाँ पे तमिल और सिंगली समुदाय के लोग लड़े, तो इसे बोलते हैं सिविल वॉर। 1992 से 93 में बेल्जियम का संविधान घोषित, जो संघीय व्यवस्था के मॉडल पर था। संघीय व्यवस्था यानी फेडरल मॉडल। फेडरल मॉडल और संघीय व्यवस्था में जिसमें राज्य और केंद्र सरकारें साथ साथ काम करती हैं, मिलजुल कर काम करती हैं, उसे संघीय सरकार बोला गया। अब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? हमें देखना है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। क्योंकि किसी भी देश की जातीय बनावट, सांस्कृतिक भिन्नता और धार्मिक भिन्नता अलग अलग होती है। ऐसे में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का हम किसका सत्ता की साझेदारी करते हैं, ताकि किसी के हित से कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। ठीक है, तो सत्ता का बंटवारा होना जरूरी है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। अब सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, एक नैतिक विचार है, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्या है, इस सत्ता का बंटवारा। तो नैतिकता एक अलग चीज है, जो लोकतंत्र की आत्मा है, हमें मानना चाहिए। लेकिन जो सत्ता का बंटवारा है, इसी के माध्यम से लोकतंत्र की आत्मा को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये विकल्प हमारे सामने मौजूद है। इस तरीके से देखते हैं अगली स्लाइड में कि दो तरफ देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है और पावर शेयरिंग किसके बीच में होनी चाहिए। जैसे एक फैमिली है, फैमिली का कंसेप्ट मैंने शुरू में ही बता दिया था। इसी तरीके से किसी देश के शासन के संचालन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, तो अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग पावर अलॉट कर दी जाती हैं, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम है रूल्स और रेगुलेशन बनाना, विधि बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है क्या, शासन का संचालन करना, विधि का पालन करना, विधि को आगे बढ़ाना, प्रैक्टिकलिटी में ले आना। और जुडिशियरी का काम है उसे चेक और बैलेंस करना कि वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्या वो मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रही, किसी के अधिकार को दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं राज्य ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हो गया जिससे पर्यावरण के अधिकार खतरे में आ गए। ऐसे में क्या करती है ये तीनों आर्गन आपस में शक्ति संतुलन का काम करते हैं, और ये शक्ति संतुलन का काम करते हैं। इनके मध्य शक्तियों का विभाजन बराबर होता है, इसलिए इनके बीच शक्तियों के विभाजन को जो बोला जाता है, वो बोला जाता है क्या, शक्तियों का क्षैतिज विभाजन, यानी हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। ठीक है, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग को अगली स्लाइड में अच्छे तरीके से समझते हैं और देखते हैं क्या है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दबाव समूह लोकतंत्र का एक अच्छा खासा रूप है। दबाव समूह के माध्यम से लोकतंत्र की आत्मा को सुरक्षित रखा जाता है, और आंदोलन ही तो लोकतंत्र की आत्मा है। आंदोलन के माध्यम से ही सरकारें क्या करती हैं, जिम्मेदार बनती हैं और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे बढ़ती हैं। और जनता, इसके माध्यम से जनता, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसान समूह और लेबर ऑर्गेनाइजेशन दबाव बनाते रहते हैं और अलग अलग बिल पास करवाते रहते हैं, जिससे शासन का संचालन होता है। अब अगली स्लाइड में देखते हैं। हमने देख लिया है कि सत्ता का विभाजन होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में। अब देखते हैं सत्ता का बंटवारा हो सकता है जैसे पूरे देश के लिए सामान्य सरकार का हो, या फिर प्रांत या क्षेत्रीय सरकार के स्तर पर। ठीक है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई, धार्मिक और मसलन आर्थिक भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की व्यवस्था जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसी में हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड मैप में लोकेशन क्या है। ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, और इसको बोलते हैं अफ्रीका, अफ्रीका, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, इसको बोलते हैं एशिया, और इसको ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऐसे में अगर कुछ छूट रहा हो तो देख लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कुछ छूट रहा।
तो आगे बढ़ते हैं, लोकेशन जानना बड़ा जरूरी है। अब डिवीजन ऑफ पावर में दो पावर होती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग और हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जो यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही हैं, वो इमेजेस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या बताना चाहती हैं। यहाँ पे एक ही क्लास में 3 टीचर्स हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं, यानी टीचर के बीच जो शक्ति का विभाजन होगा वो क्षैतिज होगा। टीचर के बीच जो संबंध होंगे, जो शक्तियाँ होंगी वो बराबर की होंगी। उन्हें पढ़ाने का अधिकार है और बच्चों को सिखाने का अधिकार है, यानी इनके बीच जो शक्तियों का विभाजन होगा वो क्षैतिज होगा, क्षैतिज। और टीचर और स्टूडेंट के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, इसको ऊर्ध्वाधर विभाजन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर विभाजन बोलते हैं। ठीक है। अब ये डिवीजन ऑफ पावर भारतीय लोकतंत्र के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघ सरकार जो सबसे शक्तिशाली सरकार है, राज्य सरकार उससे कम है, जिला सरकार उससे कम है, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, इनके मध्य क्या है, पावर की हायरार्की है, पदसोपानिकता है। यानी किसी के पास पावर ज़्यादा रहेगी, किसी के पास पावर कम रहेगी, और इसी क्रम को अगर फॉलो करते हैं तो इसको बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्या बोलते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी ऊर्ध्वाधर शक्ति का विभाजन, सत्ता का विभाजन। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है, अब इसी को बोलते हैं, जो ये टीचर्स के बीच में शक्तियों का विभाजन था उसे बोला गया क्या, शक्ति संतुलन के सिद्धांत पे काम किया जाता है। और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, इसे बोलते हैं क्षैतिज शक्तियों का विभाजन, यानी सत्ता का विभाजन। अब इसी के साथ सत्ता के बांटने के रूप क्या है, सरकार की विभिन्न इकाइयों में क्षैतिज विभाजन जो हमने समझ लिया है, संसद, मंत्री परिषद और न्यायालय। सरकार के विभिन्न स्तरों में ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, जब पंचायत सरकार। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समूहों के बीच धार्मिक एवं भाषाई समुदाय, अल्पसंख्यक के अधिकार सुनिश्चित करना। राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा से सत्ता का बंटवारा, शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। ठीक है। दबाव समूह क्या करते हैं, शक्ति के विभाजन में, शक्ति के विभाजन को एक कदम आगे लेके जाते हैं। ठीक है। और प्रेशर बनाते हैं कि किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन हो, किस तरीके से एक जवाबदेही सरकार का गठन हो। और इसी के साथ हम एक क्लास ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ आते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, उस डाउट को देख लिया जाएगा और कल की क्लास में इसे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया जाएगा। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ चैट बॉक्स में डालें। बाकी नमस्कार।